एप्पल, जिसे आज पूरी दुनिया जानती है, लेकिन अगर स्टीव जॉब्स की बात करें तो शायद ही कोई जानता हो। आज की ये स्पीच आपके माइंड को बूस्ट कर देगी। एक ऐसा इंसान जिसने अपने 50 सालों के करियर का निचोड़ 15 मिनट में आपके सामने रख दिया। स्टीव जॉब्स ने जब जिंदगी की सच्चाइयों को 3 छोटी छोटी कहानियों में बांटकर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में सुनाया तो सुनने वालों की आंखों में आंसू थे। अगर मैं आपको हाईली रिकमेंड करूं कि एक बार स्टीव जॉब्स की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली स्पीच को सुनिए तो आप में से 90% लोग इग्नोर कर देंगे, क्योंकि ये स्पीच इंग्लिश में है। तो आज शब्द सारे स्टीव जॉब्स के रहेंगे, मैं तो उन्हें आवाज देकर और बहुत ही आसान भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, ताकि कोई भी ऐसा ना हो जो दुनिया की सबसे बेहतरीन स्पीच को डिफरेंट लैंग्वेज की वजह से ना सुन पाए। स्टीव जॉब्स की पहली कहानी में आपको बहुत कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरी और तीसरी कहानी तक पहुंचने का जरिया है। तो आगे कुछ पल तक बाहरी ख्यालों से दूर हो जाइए और अपने मन को शांत कर लीजिए, क्योंकि ये स्पीच आपकी सोच बदलने वाली है। अगर स्पीच को कन्वर्ट करने में कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें। अब शुरू करते हैं। धन्यवाद। दुनिया के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालयों में से एक में आपके दीक्षांत समारोह में आपके साथ होना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं आपको सच कहूं तो मैं किसी कॉलेज में पास नहीं हुआ, और आज पहली बार मैं किसी ग्रेजुएशन कॉलेज के इतने करीब तक पहुंचा हूं। आज मैं आप सभी लोगों को अपने जीवन की 3 कहानियां सुनाऊंगा। ज्यादा नहीं, बस 3 कहानियां। मेरी पहली कहानी डॉट्स को कनेक्ट करने के विषय में है। रीड कॉलेज में एडमिशन करवाने के बाद मैंने 6 महीने के अंदर ही पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन 18 महीने तक वहां किसी तरह लगातार आता रहा। उसके बाद पूरी तरह छोड़ दिया। तो सवाल यह है कि फिर मैंने पढ़ाई क्यों छोड़ा? एंड इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले की है। मुझे जन्म देने वाली माँ यंग अविवाहित ग्रेजुएट स्टूडेंट थी, और वह सोचती थी कि मुझे कोई गोद ले ले, और वो ये भी सोचती थी कि मुझे जो भी गोद ले कॉलेज ग्रेजुएट जरूर रहे। इस तरह पहले से ही सब कुछ सेट था। मैं एक लॉयर और उसकी पत्नी के पास एडॉप्ट होने वाला था, लेकिन जैसे ही मैंने दुनिया में कदम रखा, अचानक लास्ट मोमेंट पे उन्होंने अपना मन बदल लिया और उन्होंने कहा कि वास्तव में उन्हें एक लड़की चाहिए थी। इसलिए आधी रात में मेरे उस माता पिता को कॉल किया गया जो वेटिंग लिस्ट में थे, और उन्हें बताया गया कि हमारे पास एक बेबी बॉय है, क्या आप उसे एडॉप्ट करना चाहेंगे? उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया। लेकिन बाद में जब मेरी जन्म देने वाली माँ को पता चला कि जिस माता पिता ने मुझे गोद लिया है वो कॉलेज ग्रेजुएट नहीं है, और पिताजी तो हाई स्कूल भी पास नहीं है, और इस वजह से मेरी जन्म देने वाली माता ने लास्ट एडॉप्शन पेपर पर साइन करने से मना कर दिया। लेकिन कुछ महीने बाद होने वाले माता पिता ने जन्म देने वाली माँ से वादा किया कि हम इसे कॉलेज जरूर भेजेंगे, और इस वजह से माँ मान गई और फिर मुझे एडॉप्ट कर लिया गया। इस प्रकार मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई, और फिर 17 साल बाद जब मैं कॉलेज गया, लेकिन नादानी से मैंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसा महंगा कॉलेज चुन लिया, जिससे मेरे मजदूर माता पिता की सारी पूंजी पढ़ाई में खर्च होने लगी, और 6 महीने बाद मुझे इस पढ़ाई का कोई महत्व नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं जिंदगी में क्या करना चाहता हूँ, और न ही कॉलेज मुझे इसमें मदद करेगा। और दूसरी तरफ मैं अपने वर्किंग माता पिता की जिंदगी भर की कमाई खर्च कर रहा था। इसलिए मैंने फैसला किया पढ़ाई छोड़ने का, और अपने आप को यकीन दिलाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस टाइम यह काफी डरावना था, लेकिन जब पीछे मुड़ा और देखा तो यह मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन में से एक था। जैसे ही मैंने पढ़ाई छोड़ा, मैं उन कक्षाओं में जाना बंद कर दिया जिसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, और उन कक्षाओं में ही जाता जिसमें मेरा मन लगता, जिसमें मेरा इंटरेस्ट रहता। लेकिन ये सब इतना रोमांटिक और आसान नहीं था, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए कोई रूम नहीं था, और दोस्तों के कमरे में बिना बेड के जमीन पर सोता था। मैं कोक की बोतलों को रिटर्न करके मिलने वाले पैसे से खाना खाता था, और हर रविवार 7 मील पैदल हरे कृष्णा मंदिर चल कर जाता था, ताकि हफ्ते में एक बार भरपेट खाना खा सकूं, और ये सब मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। उस समय रीड कॉलेज कैलीग्राफी सीखने की सबसे बेस्ट जगह थी। पूरे कॉलेज में हर जगह एक एक पोस्टर बहुत ही खूबसूरती से कैलीग्राफर था, जो कि हाथों से किया गया था, और मैं कॉलेज छोड़ चुका था, इसलिए मुझे सामान्य कक्षाएं करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए मैंने फैसला किया अब मैं कैलीग्राफी की कक्षाएं करूंगा और डीपली सीखूंगा। तो मैंने सेरिफ और सेंस सेरी टाइप फेमस के बारे में सीखा, और मैंने ये भी सीखा कि किसी अच्छी टाइपोग्राफी को क्या और अच्छी बनाती है। अलग अलग अक्षरों के बीच स्पेस बरी करना सीखा। इतना खूबसूरत ऐतिहासिक कलात्मक रूप से इतनी सूक्ष्म थी कि साइंस इसे समझ नहीं सकता, और मुझे यह बहुत दिलचस्प लगी।
मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं इन चीजों का प्रयोग कभी अपने जीवन में करूंगा, लेकिन जब 10 साल बाद मैं अपना पहला मैकिंतोश कंप्यूटर डिजाइन कर रहा था, तब मैंने इसे मैक में डिजाइन कर दिया और यह बहुत ही खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर बन गया। अगर मैं कॉलेज के सिर्फ कैलीग्राफी वाले क्लास को नहीं करता तो मैक में कभी भी मल्टीपल टाइपफेस या अनुपातित रूप से जगह वाले फॉन्ट नहीं होते, और क्योंकि विंडो वाले ने मैक का कॉपी किया है, इसलिए यह संभव है कि किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में ये सब न होते। अगर मैंने कॉलेज नहीं छोड़ा होता तो मैं कभी भी इस सुलेख की क्लास में शामिल नहीं हो पाता और इतनी शानदार टाइपोग्राफी शायद पर्सनल कंप्यूटर में न होती। बेशक जब मैं कॉलेज में था तब आगे की ओर देखते हुए डॉट्स को जोड़ना नामुमकिन था, लेकिन 10 साल बाद पीछे मुड़कर देखने पर यह बात बिल्कुल साफ हो गई। फिर से आप आगे की ओर देखकर डॉट्स को नहीं जोड़ सकते, आप उन्हें सिर्फ पीछे की ओर देखकर ही जोड़ सकते हैं। इसलिए आपको भरोसा रखना होगा कि आप जो भी कर रहे हैं, आपके डॉट्स किसी न किसी तरह आपके भविष्य में जुड़ ही जाएगा। आपको किसी न किसी में तो विश्वास करना ही होगा, अपने अंतःकरण में, अपने किस्मत पर, अपने जीवन पर या फिर अपने कर्मों पर किसी न किसी चीज पे भरोसा करना ही होगा। यह भरोसा करना कि आगे चलकर आपके सारे डॉट्स आपके फ्यूचर में जुड़ ही जाएगा। यह आपको अपने दिल की सुनने में आत्मविश्वास देगा। आपके जीवन में भी वो मोड़ आएगा जब अपनी जिंदगी में आप सब अलग अलग रास्ते पर चल रहे होंगे और यही बाकियों से अलग बनाएगा। तो मेरी पहली कहानी का निचोड़ और आपके लिए पूरी सीख यही है कि आप जो भी कर रहे हैं खुद पर विश्वास रखो, फ्यूचर में आपके काम जरूर आएगा। मेरी दूसरी कहानी प्यार और नुकसान के बारे में है। मैं बहुत ही भाग्यशाली था कि मुझे जीवन में बहुत ही जल्दी वो काम मिल गया जिससे मैं प्यार करता था। जब मैं 20 साल का था तब वोज और मैंने एप्पल की शुरुआत मेरे माता पिता के गैराज में किया। हम दोनों की कड़ी मेहनत से 10 सालों में एप्पल एक गैराज से 4000 कर्मचारियों वाली $2 बिलियन की कंपनी बन गई। 1 साल पहले ही हमने अपना सबसे बेहतरीन निर्माण मैकिंतोश रिलीज किया और तब मैं 30 साल का था जब मुझे एप्पल से निकाल दिया गया। आप सोच रहे होंगे जिस कंपनी को हमने खुद शुरू किया उस कंपनी से हमें कैसे निकाला जा सकता है। खैर, जैसे जैसे एप्पल बड़ा हुआ हमने एक ऐसे व्यक्ति को काम पर रखा जो मुझे लगा कि मेरे साथ कंपनी चलाने के लिए बहुत ही प्रतिभाशाली है, और पहले साल सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर डायरेक्शन चेंज हो गया। कंपनी के फ्यूचर विजन को लेकर हम दोनों में विवाद होने लगा और मैटर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंच गया और उन लोगों ने उसका साथ दिया। इस तरह 30 वर्ष की आयु में मुझे अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा जिससे मेरी पहचान थी उससे मैं दूर हो गया। ये बहुत ही विनाशकारी था। कुछ महीनों तक मुझे समझ ही नहीं आया क्या करूं, और एक बार तो मैंने वैली छोड़कर जाने का भी सोचा, लेकिन फिर मुझे लगा कि एप्पल से निकाले जाने से अच्छा मेरे साथ कुछ हो ही नहीं सकता। जब मैंने वैली छोड़कर जाने का फैसला लिया तब मुझे रियलाइज हुआ कि जो मैं काम करता हूँ उसमें माहिर हूँ। एप्पल में जो भी हुआ उससे मेरी काम में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। मुझे उन्होंने ठुकरा दिया, लेकिन फिर भी मैं अपने काम से प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने एक बार फिर शुरुआत किया। सफल होने की वजह से भारीपन की जगह एक नया व्यक्ति होने का हल्कापन आ गया। मैं एक बार फिर स्वयं को बहुत ही नॉर्मल महसूस कर रहा था। इसने मुझे अपने लाइफ में सबसे रचनात्मक दौर में प्रवेश करने के लिए आजाद कर दिया और आने वाले 5 सालों में मैंने नेक्स्ट नाम की एक कंपनी और पिक्सर नाम की दूसरी कंपनी शुरू की। उसी दौरान मेरी मुलाकात एक अद्भुत महिला से हुई जो आगे चलकर मेरी पत्नी भी बनी। पिक्सर ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म बनाई, टॉय स्टोरी, जो अब दुनिया की सबसे सफल एनिमेटेड स्टूडियो है। और फिर एप्पल ने एक विशेष कदम उठाया और नेक्स्ट को खरीद लिया, जिससे मैं दोबारा एप्पल में पहुंच गया। आज एप्पल नेक्स्ट द्वारा बनाई गई टेक्नोलॉजी को यूज करता है और मुझे पूरा यकीन है कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो ये सब नहीं होता। यह दवा का स्वाद बहुत ही कड़वी थी, लेकिन मेरे सोच से एक मरीज को इसकी जरूरत थी। कभी कभी जिंदगी इस प्रकार आपको ठोकर मारेगी, लेकिन आप विश्वास मत खोइएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे आगे बढ़ने में सिर्फ एक ही चीज मदद करती रही, वह था मेरा प्यार। मैंने क्या किया आपको वह खोजना होगा। जिस चीज से आप प्यार करते हैं, और यह आपके काम के लिए उतना ही सच साबित होगा जितना आपके प्रेमियों के लिए। सच्ची संतुष्टि पाने का एकमात्र तरीका उसे करना है जिसे आप महान काम मानते हैं, और महान काम करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, जो काम आप करते हैं उससे प्यार करें। अगर आपको अब तक प्यार करने वाला काम नहीं मिला तो तलाश करते रहें, समझौता मत करें। एक रिलेशनशिप की तरह आपको वह कब मिला पता ही नहीं चलेगा। जैसे किसी अच्छे रिश्ते की तरह साल बीतता है, यह और भी बेहतर हो जाता है। इसलिए तलाश करते रहें, समझौता मत करें। मेरी तीसरी कहानी मृत्यु के बारे में है। जब मैं 17 साल का था तब मैंने एक रस पढ़ा था जो इस तरह था,
अगर आप अपना हर दिन ऐसे जिए जैसे आज आपका आखिरी दिन है तो किसी दिन आप निश्चित रूप से सही साबित होंगे। इस रस का असर मेरे ऊपर बहुत गहरा पड़ा और पिछले 33 सालों से हर सुबह आईने में देखता हूँ और अपने आप से पूछता हूँ, आज मेरे जीवन का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वो काम करता जो आज करने वाला हूँ, जिससे मैं प्यार करता हूँ। और जब भी जवाब नहीं आता तो मुझे पता चल जाता कि मुझे अपने आप में कुछ बदलाव करना है। याद रखना कि मैं जल्द ही मरने वाला हूँ, क्योंकि जिंदगी में बड़ा फैसला लेने के लिए मेरी मदद करने वाला अब तक का सबसे अहम जरिया है। क्योंकि लगभग हर चीज, सारी बाहरी उम्मीदें, सारा अभियान, शर्मिंदगी और फेलियर का सारा डर मौत के सामने गायब हो जाता है और फिर वही बचता है जिससे आप प्यार करते हैं। आप पहले से ही नंगे हैं, ऐसा कोई कारण ही नहीं कि आप अपने दिल की ना सुने। लगभग 1 साल पहले पता चला कि मुझे कैंसर है और जब सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ तो अग्नाशय में एक ट्यूमर क्लियर दिखाई दिया। हालांकि मुझे तो ये भी नहीं पता कि अग्नाशय क्या होता है। डॉक्टरों ने बताया कि यह निश्चित रूप से एक प्रकार का कैंसर है जिसका कोई इलाज नहीं। अब मेरे पास केवल 3 से 6 महीने ही बचे हैं। डॉक्टरों ने मुझे घर पर कामकाज ठीक करने की सलाह दी, जो डॉक्टरों की भाषा में मरने की तैयारी करना था। उनकी भाषा में वो सारी चीजें जो आप अगले 10 सालों में करने वाले थे वो बचे हुए समय में करने के लिए था। मैं पूरे दिन इसी निदान में रहा। उस शाम बाद मेरी बायोप्सी हुई जिसमें उन्होंने मेरे गले से होते हुए पेट और आंखों में एंडोस्कोप डाला। मेरे अग्नाशय में एक सुई डालकर ट्यूमर से कुछ कोशिकाएं निकाला। उस वक्त मुझे बेहोश कर दिया गया था, लेकिन मेरी पत्नी जो वहां मौजूद थी उसने बताया, जब डॉक्टरों ने माइक्रोस्कोप से कोशिकाओं को देखा तो उनके आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि यह एक बहुत ही सूक्ष्म प्रकार का अग्नाशय कैंसर था जिसका इलाज सर्जरी से संभव था। मेरी सर्जरी हुई और अब मैं ठीक हूँ। यह मौत के सबसे करीब था और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं अगले कुछ दशकों में इससे ज्यादा करीब नहीं पहुंच पाऊंगा। इस दौर से गुजरने के बाद अब मैं आपसे उस समय की तुलना में कहीं ज्यादा निश्चितता से कह सकता हूं कि कोई भी मरना नहीं चाहता। यहाँ तक जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वो लोग भी मरना नहीं चाहते, और फिर भी मृत्यु ही वही मंजिल है जिसे हम सब साझा करते हैं। इससे कोई भी कभी भी बच नहीं सकता और ये होना भी चाहिए, क्योंकि मृत्यु संभवतः जीवन का सबसे बेहतरीन आविष्कार है। यह जीवन के परिवर्तन का कारक है। यह पुराने को हटाकर नए के लिए रास्ता बनाती है। अभी नए आप हैं, लेकिन अब से ज्यादा समय नहीं। किसी दिन आप धीरे धीरे पुराने हो जाएंगे और मिट जाएंगे। इतना नाटकी होने के लिए क्षमा करें, लेकिन यह बिल्कुल सच है। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और का जीवन जीने में बर्बाद न करें। हठ धार्मिकता के जाल में मत फंसें, जो दूसरों की सोच में आपको जीना पड़े। दूसरों के दिए गए राय में अपने मन की आवाज को डूबने मत दें, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने दिल की, अपने मन की सुनने का साहस रखें, क्योंकि आपका दिल और आपका मन पहले से ही जानते हैं कि वास्तव में आप क्या बनना चाहते हैं। जब मैं छोटा था तब द होल अर्थ कैटलॉग नामक एक अद्भुत प्रकाशन हुआ, जो मेरी पीढ़ी की बाइबलों में से एक था, जिसे स्टीवर्ट बैंड नामक एक व्यक्ति ने बनाया था। यह कुछ पेपरबैक रूप में गूगल जैसा था। स्टीवर्ट और उसकी टीम ने द होल अर्थ कैटलॉग का एक महत्वपूर्ण अंक निकाला। यह 1970 के मध्य का दशक था, तब मैं आपकी उम्र का था। कैटलॉग की कवर पर सुबह सुबह एक देहाती सड़क की तस्वीर थी और नीचे लिखा था, भूखे रहो मूर्ख रहो। और आज आप नए से शुरुआत कर रहे हैं तो मैं आपके लिए यही कामना करता हूँ कि भूखे रहे, मूर्ख बने रहे, क्योंकि जब आपके अंदर कुछ करने की भूख होगी तभी आप कुछ कर पाओगे, और जब आप मूर्ख नहीं रहोगे तो आप कुछ सीख नहीं पाओगे। धन्यवाद।